तो कल जो लास्ट में हम सवाल दिए थे, किसी से तो बना नहीं होगा। जीपी आ रहा है सर जी, आना है इसमें। जीपी आ रहा? जैसे अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन बना थे वैसे नहीं, वैसा नहीं बनेगा। हिंट दे रहे हैं, ट्राई करना फिर से। हिंट ये है कि मान लो एक रेसिस्टेंस है R1, एक R2 और एक R3। किसमें है ये सब? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट आपके हिसाब से क्या आता? प्लस R3। अगर इसी चीज को हम लिखें KR1, KR2, KR3, तो नया R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा K टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस विल कम आउट टू बी K R इक्विवेलेंट। यानी हर रेसिस्टर को अगर R से मल्टीप्लाई K से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ नहीं होता, रिजल्ट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी K से मल्टीप्लाई हो जाता। अच्छा, अगर यही काम सीरीज में करें तो, सॉरी पैरेलल में, तो भी यही होता बेसिकली। देख लो फिर भी, ठीक है। पहले इसका R इक्विवेलेंट लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और जब K से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो हो जाएगा 1 बाय K R1 प्लस 1 बाय K R2 प्लस 1 बाय K R3, यानी इसको लिख सकते हो 1 बाय K इंटू 1 बाय R इक्विवेलेंट। तो बेसिकली 1 बाय यहाँ से R इक्विवेलेंट डैश अगेन क्या आ जाएगा? K R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अरे पलट लेना, बात वही आएगा। मतलब अगर किसी ये पूरे सिस्टम में हर रेसिस्टेंस को K टाइम्स कर देते हैं तो इक्विवेलेंट भी K टाइम्स हो जाता। इक्विवेलेंट भी K टाइम्स हो जाता। दिस इज योर हिंट। चलो बना ही देते हैं, फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि बनाना है ना। 2, ये क्या था? 2 था ना, ये R था, बताते जाना। ये 2R, यही था। थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर पूरे के इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, है ना। हम क्या किए हैं? पूरे के इक्विवेलेंट को मान लिए हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ये पूरा क्या दे रहा है आपको? R इक्विवेलेंट। मेरे हिसाब से अगर इस सर्किट को आप यहां से काटो तो अब जो बचा है वो जो ओरिजिनल R इक्विवेलेंट था उसमें अगर टोटल को 4 से गुना कर दो तो यही मिलेगा। ओरिजिनल R इक्विवेलेंट वाला जो सर्किट है ना, उसमें सबको 4 से गुना कर दो तो वहां से जो सीरीज है वो मिल जाएगा। अरे 4 से अगर गुना कर देंगे शुरू से तो ये 4R बन जाएगा, ये 8R बन जाएगा, ये 16R बन जाएगा, ये 32R बन जाएगा। मतलब यहां से जो पार्ट है वो पूरे सर्किट का 4 गुना। दैट मीन्स आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट को हम X मानते हैं, ठीक है। ये R
ये 2r, r 2r, और ये 4x। ये किसमें है? पैरेलल में। तो 2r इंटू 4x डिवाइडेड बाय 2r प्लस 4x प्लस r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। सॉल्व कर लोगे x के लिए, वही आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आई होप कहानी समझ में आ गई हो। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था बट ठीक ठाक था, बहुत टफ तो नहीं है ना। तो ये सब कुछ आप बोल सकते हो कि मतलब स्टैंडर्ड सवाल है जो हर जगह आपको मिल जाएगा, है ना। तो जल्दी से नोट करो और लॉजिक लिख लेना कि अगर इस पूरे को आप आर इक्विवेलेंट मानते हो तो यहां से देखो तो बेसिकली ओरिजिनल सर्किट को 4 से गुना करने पे जो मिलेगा वही बच रहा। नहीं समझ में आ रहा? अरे ओरिजिनल सर्किट के हर एलिमेंट को अगर 4 से गुना कर दोगे तो यहां से वाला सर्किट मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं बुझा रहा। ठीक है, तो ये सॉल्व करो खुद से, जो आंसर आ रहा है बता दो। देख लेना, सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बस मेन फंडा यही है ना। तो r ब्रैकेट में 5 प्लस √33 लमसम 6 के आसपास आएगा, 5.5 के आसपास, है ना, बटे 4। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा सर्किट पे आगे बात करेंगे हम, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा ऐसी वर्मा निकाल लीजिए, है ना। चल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, है ना, हेल्प करेगा आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार सवाल फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर पैरेलल में रेसिस्टेंस है, ठीक है, देखना हम सीरीज पैरेलल उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आज, है ना, सिर्फ ध्यान देना, बाकी आता तो आपको भी है। पैरेलल में रेसिस्टेंस है, ध्यान रहना चाहिए। पहला कंडीशन ही क्या है? रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेसिस्टेंस के वैल्यूज के इनवर्स रेशियो में होता। फिर से सुनो, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें होगा दैट विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंस। ठीक है, बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। R1 R2 R3, है ना, इसको एक बैटरी से जोड़ दो, EMF, है ना, तो जो I करंट आएगा इस सर्किट में उसका एक हिस्सा इसमें जाएगा, एक इसमें और एक इसमें जाएगा। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल कितना होगा? E और 0, पोटेंशियल डिफरेंस E हो जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा? E बटे R1। I2 क्या हो जाएगा? E बटे R2। I3 क्या हो जाएगा? E बटे R3। रेशियो ले लो, I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। आई होप रेशियो प्रोपोर्शन आता आपको, कक्षा 9वीं में सीखते हैं। अब मेन तो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर 9th में ही आता है हमको, जैसे है 9th में नहीं आता, सोचो 7th 8th में ही सीखते हैं, तो और शर्म करो ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अरे यहाँ तक समझ में आया कहानी? ये सब फास्ट कैसे हो जाते हैं वो थोड़ा सा बताते हैं। फास्ट हो जाते हैं, दिस इज नॉट अ ट्रिक, हम थोड़ा सा
फास्ट हो जाते हैं, हम कभी आपको कोई ट्रिक नहीं बताते हैं, याद है ना, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। फास्ट कैसे हो जाते हैं, मान लो ऐसा दिया हुआ कहीं सर्किट का एक हिस्सा दिया हुआ आपको, ठीक है, इसमें 10 एम्पियर करंट आ रहा है और रेसिस्टेंस है मान लो 2 ओम और जो 3 ओम 5 ओम, ठीक है, तो हर रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, हर रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। तरीका नंबर एक जो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप बोलोगे कि सर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, इससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, V बराबर IR करके निकाल लेंगे। अब V निकल जाएगा तो हर किसी के अक्रॉस V सेम होगा, पैरेलल में है, करंट निकाल लेंगे। तरीका नंबर 1, तो इसमें इक्विवेलेंट निकाले पहला। अच्छा 1 2 3 है तो इक्विवेलेंट निकालने में आसान होता है, 8 9 है तो इक्विवेलेंट निकालने में तकलीफ हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो फिर भी निकाल लेते तो लेंदी तो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि इसमें करंट गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। ठीक है, हम लिखेंगे I1 is to I2 is to I3 is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/5। कोई दिक्कत? नंबर हम थोड़ा गंदा ले लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 30 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा I1 is to I2 is to I3 is to, ये हो जाएगा 15 is to 10 is to 6। ठीक है, रेशियो एकदम मैथ्स लगा रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, है ना, ये मान के चलने कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है। I1 कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा देखो, I1 लिखना है, I1 का हिस्सा कितना है 15 बटे टोटल हिस्सा कितना है 15 10 25 6 31 गुने टोटल करंट 10। आप सॉल्व कर लेना, दूसरे मेथड से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह I2 लिखना है, तो I2 का हिस्सा टोटल हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय 10, I3 इसका हिस्सा 6, टोटल हिस्सा 31 गुने 10, जोड़ लो, करंट देखना 10 के बराबर भी आ जाएगा, टोटल करंट जोड़ के देख लो 10 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया 150, उधर हो गया 100 250 और 60, 310 बटे 31 10 एम्पियर। समझना क्या था बाबू, अगर ये पूछ रहे ये कैसे आया तो ये हम नहीं बता, ये रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहा है। जब ऐसे हो A/B/C इक्वल टू 6:4:5 बचपन में पढ़े हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सीधा सीधा याद करने का तरीका था कि I1 का हिस्सा कितना है 15, टोटल हिस्सा कितना है 15 10 25 6 30 31, तो डिवाइड कर दो उसके हिस्सा को टोटल हिस्सा से और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दो, या जो टोटल क्वांटिटी जो भी है व्हाट्सएवर, है ना। पानी शराब का मिक्सचर इस तरह का सवाल तो खूब करते थे, है ना, पानी है उसमें इतना % अल्कोहल मिला है, फिर उसमें से इतना निकाल लिए, फिर उसमें इतना और अल्कोहल मिला लिए, फिर इतना निकाल लिया, है ना, ऐसा सवाल नहीं किया गया। करते विद्यानिकेतन में पढ़ते तो जरूर करते। अरे मतलब एक डब्बा में पानी है, मान लो 100 लीटर पानी है, उसमें से 10 लीटर पानी निकाल के 10 लीटर शराब मिला दिए, फिर उस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाले और उसको अलग से डाइल्यूट कर दिए, है ना, किया हम ऐसा, हम लोग 5th 6th में किए, इसलिए हम लोग का ये वाला हिस्सा बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, 5th 6th में वो यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, सैनिक स्कूल नवोदय नेतरहाट, है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि एक बुक आती है विद्यासागर अंक गणित, जो बैंक PO SSC में तैयारी करते हो ना वो, या फिर जो आपका आता RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, वो 9th 10th वाला नहीं, वो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अलग आता है, बैंक PO SSC रेलवे इसका। ठीक है, वो हम लोग बनाते थे 5th 6th में, वो बना लेने के बाद 10th तक मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। चल, तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 में कोई डाउट आ रहा है किसी को? बनाया ही नहीं सर, तो कहां से आएगा डाउट सर, है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 5, द रेसिस्टेंस, क्लास में करवाया हुआ सवाल है। हॉलो सिलेंडर क्लास में कराया हुआ सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 5, हॉलो सिलेंडर जिसका इंटरनल रेडियस ए, आउटर रेडियस बी और लेंथ एल। सारा डाटा पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर उसमें भी पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल है, बैटरी ऑफ EMF 2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस अ रेसिस्टेंस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कुछ नहीं है, करंट निकाल दो। इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पूछ रहा, तो करंट से क्या निकलेगा, चार्ज पर सेकंड। अरे करंट मतलब होता है चार्ज पर सेकंड, ठीक है, वाह गुड, सही बोला। क्यू बराबर यानी लगा के इसमें पूछ रहा है कि कितना चार्ज पर सेकंड जा रहा है, तो इसे डिवाइड कर दो, बात खत्म। तो वहां पे चार्ज पर सेकंड आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 ठीक ठाक सवाल है, बट बहुत खास है नहीं। चार्ज हो रहा है बैटरी, तो बैटरी चार्ज हो रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E + IR आता है। तो 2 वोल्ट का है और इधर हो जाएगा 5, 0.5, 2.5 वोल्ट, सीधा सीधा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक ठाक सवाल है। 7 में क्या हो, अबे 7 में बैटरी चार्ज हो रहा, तो जब चार्ज हो रहा होता तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E + IR होता है ना। वही पूछा है सिर्फ, है ना, कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना। तो E है कितना, 2, और IR 5 × 0.1, तो 0.5, 2 + 0.5 बराबर 2.5। हाँ वोल्ट, और कुछ इससे भी आसान। अच्छा, 8वां नंबर ठीक ठाक है, बता दें क्या, कर लिए हो? नहीं किया तो बता दिए, कुछ नहीं, बस डराने के लिए सवाल दिया। देखो E1 का बैटरी है, ऐसे ही है ना, एक सेकेंड, E1 R1 E2 R2, हाँ ठीक, E1 R1 E2 R2 एंड सो ऑन EN RN, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और रिलेशन दिया हुआ एक कि R1 बराबर, या सॉरी RI बराबर KEI है, ठीक है। कुछ नहीं, बस डरा रहा। पूछा क्या, पहला तो पूछा है करंट बताओ, शायद करंट बताओ, और किसी भी ith बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप बताओ। बच्चा परेशान, ith बैटरी कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसमें किरचॉफ्स लूप रूल लगा दो, मस्त एकदम। आई करंट मान लो, ये ऐसे आई करंट निकला, इधर से इधर घूम गया, ठीक है। तो यहां से लिखना शुरू कर दें, -IRN + EN -IRN -1 + EN -1 माइनस सो ऑन। यहां से लिखते हैं -IR1 + E1 बराबर 0। तो यहां से देखो ये सब प्लस वाला टर्म एक साथ ले लें, सिग्मा EI, अरे E1 + E2 + E3, उसको हम सीधे लिख दिया सिग्मा EI बराबर IR1 + IR2 + IR3 I सिग्मा RI, ठीक है। तो सिग्मा EI बराबर I, RI को लिख सकते हो KEI, K कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगा। समेशन से बाहर बाहर अंदर करना आता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो IK सिग्मा EI 1, तो I बराबर 1/K। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो।
आई बराबर 1/k। अब बोला कि किसी भी ith बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप बताओ, तो ith बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा EI माइनस IRI। ये आई करंट वाला आई नहीं है बे, ये नंबर वाला आई है, ठीक है। तो यहां से मस्त लिख दो EI माइनस आई के जगह पे क्या लिख सकते हो 1/k, और RI के जगह पे क्या लिख सकते हो EI। तो किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, ठीक है। इसलिए रटो मत कुछ भी, वह बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो करंट नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा। कितना रटोगे बे, कितना रटोगे? तो जब तक वो रूल नहीं है, लॉ नहीं है, उसको रटने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ट्रिक रटो, ये रटो, फलाना मेथड, ढिमकाना मेथड, यहां तक में कोई दिक्कत? 9th क्वेश्चन बड़ा आसान है। एग्जांपल नंबर 9, किसी भी रेसिस्टेंस का सिंपल जो वायर वाला रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टेंस क्या लिख सकते हो ρl अपॉन ए। अब इसमें क्या किया है ना, देखो एक कॉपर है या एक एल्युमिनियम है, ऐसा ही कुछ है। देखो तो एक कॉपर है, दूसरा एल्युमिनियम है, और इसका नेट रेसिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे सटा के रखा, तो आप खुद सोचो जब इसको बैटरी से जोड़ोगे तो ये पैरेलल में, क्योंकि इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना, कुछ नहीं, ρ1 L1 बटे A1 गुने ρ1 ρ2 L2 बटे A2 डिवाइडेड बाई, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, x प्लस वाई, सारा वैल्यू दिया हुआ पुट कर देना, ठीक है। x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, सारा वैल्यू इसमें दिया हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, लेंथ क्या है ना, रेजिस्टिविटी क्या है, आंसर भी है, गुड। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है कि एक 10 ओम रेसिस्टर के वायर को ऐसे मोड़ दिया गया सीधा सीधा, और इसके अक्रॉस पूछ रहा है क्या, रेसिस्टेंस पूछ रहा है। सिंपल सा देखो, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर पूरा वायर है, ये आधा वायर, ये आधा वायर होगा। अच्छा, पूरा वायर का रेसिस्टेंस अगर 10 है तो आधा का रेसिस्टेंस 5 और इसका 5, क्यों? यहां से देखो ρl अपॉन ए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो लेंथ अगर आधा काट दोगे तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो आधा ऐसे तो 5 5, हाँ सर। तो बोला कौन बोला? ठीक है, 11 हम डिस्कस करेंगे, 11 ठीक ठाक सवाल, ठीक है। यहां तक लिखो। देखो पहले तो आपको इसमें किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो सिखाए थे वो लगाना भी सिखाएंगे, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, अच्छा ये दो और ये दो मेरे हिसाब से सीरीज में, ये दो और ये दो सेम करंट, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं, तो 2 2 4 हो जाएगा। और ये 8 और ये 8 पैरेलल में, कैसे? अगर इसको x और इसको y मान लो तो x y के बीच में 8 और x y के बीच में 8, क्यों? क्योंकि ये y तो ये भी y ही है ना। तो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 4 यहां बना लो या यहां बना लो, कोई फर्क नहीं, 4 और यहां एक बैटरी, ठीक। और इसको भी कंबाइन क्या कर लो, 4।
ठीक है, 4 4 4 2 2 2। कोई दिक्कत? सर्किट के सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड जनरली हम यूज करते हैं वो है जंक्शन रूल। ठीक है, लूप से भी बनेगा, जंक्शन से भी बनेगा। ठीक है, हम जंक्शन यूज करते हैं। उसमें क्या करो, कहीं पे एक जगह जीरो मान लो, यहां मान लिए जीरो, रेफरेंस पोटेंशियल। कहीं पे एक जगह जीरो मान लो, पोटेंशियल पोटेंशियल रेफरेंस। तो यहां जीरो माने हो तो इधर जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से? 2 से। इधर जाने पे भी बढ़ेगा 2 से। यहां से यहां लिख सकते हैं, यहां नहीं लिखेंगे, बीच में रेसिस्टर है तो यहां पे 2 लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 2। ठीक, अच्छा यहां 0 यहां 2, यहां कुछ लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि रेसिस्टर है। ड्रॉप कितने का आ रहा है हमको क्या पता, उसके लिए तो करंट जानना पड़ेगा। यहां 2 यहां कुछ लिख सकते हैं नहीं, रेसिस्टर है, कितने का ड्रॉप है हमको क्या पता। यहां 2 यहां लिख सकते हैं नहीं पता। ठीक, x x x, जब कोई रास्ता नहीं मिले तो उसको x पहला अननोन मान लो। सर सब x क्यों? कनेक्टिंग वायर है बे। ठीक है, हम आपको बोले थे पूरे गांव शहर पे लगा सकते हैं हम, है कि नहीं? बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अर्थिंग। देखो यहां पे हम कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा वो ध्यान से सुनना। इस रेसिस्टर को काटे, इसको काटे और इसको काटे। हम बोलेंगे कि ये जो बाउंड्री है इसमें नेट इनकमिंग या आउटगोइंग करंट 0। अरे सबको अंदर जाता ही हुआ मान लो और उसको 0 कर दो। ये देखो, यहां पे हमको पता था इधर से I1 आया, इधर से I2 आया और इधर से I3 गया, तो हम बोलते हैं I1 + I2 बराबर I3। अगर हम कोई ऐसे लिख दे, डायरेक्शन नहीं पता, I1 I2 I3, तो क्या लिखोगे? I1 + I2 + I3 बराबर 0, क्योंकि उस जंक्शन पे नेट करंट जनरेट थोड़ी हो रहा, तो नेट जो वहां करंट पहुंच रहा होगा, पहुंच रहा, हम सिर्फ पहुंचता हुआ मान रहे हैं, तो नेट वहां पे कितना पहुंचेगा? 0। अरे सबको पहुंचता हुआ ही मान रहे हैं ना, I1 + I2 + I3। असल में होगा क्या, जब भी हम ऐसा बनाए हैं तो आप किसी ना किसी का डायरेक्शन गलत लिए। हर तरफ से करंट आके वहां जमा हो रहा, चार्ज जमा थोड़े तो अब जनरेट थोड़ी हो रहा। तो अगर इधर से आया तो इधर से जा रहा होगा, लेकिन अगर उल्टा मान लिए तो हम क्या लिखेंगे? I1 + I2 + I3। अरे सबका सेंस इधर ही मान लिए, बराबर 0। याद दिला देते आप लोग, गधे हो। M1 M2, इसमें दोनों को ऊपर जाते हुए मान लो तब भी सॉल्व होता है, विथ साइन आंसर आता था। तो करंट में भी डायरेक्शन होता है, तो हम सबका डायरेक्शन इधर ही मान लिए, तो नेट करंट इस जंक्शन पे कितना आएगा? 0। या सबका डायरेक्शन बाहर की तरफ ही मान लो, तो एक जंक्शन से नेट चार्ज आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? अबे यहां चार्ज जनरेट थोड़े हो रहा है कि 8 कूलम इधर चला गया, 10 कूलम इधर चला गया, 15 कूलम इधर चला गया, तो यहां से नेट चार्ज जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब अगर कुछ गया होगा तो कुछ आया होगा। तो ये प्लस माइनस के पंगा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो करंट को जाता हुआ मान लेते हैं या तो आता हुआ। तो हम मान लेते हैं इस बाउंड्री में कि यहां से भी करंट आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा। आ रहा होगा का मतलब इस रेसिस्टेंस से भी करंट आ रहा होगा, इस रेसिस्टेंस से भी करंट इधर आ रहा होगा और इससे भी करंट आ रहा होगा। तो इस बाउंड्री से नेट करंट कितना आना चाहिए? 0। और कुछ नहीं समझ में। अच्छा, अगर हम करंट इधर आता हुआ मान रहे हैं तो हम x को बड़ा मान रहे हैं,
ये आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर हम करंट को इधर आता हुआ मान रहे हैं तो मतलब ये पोटेंशियल बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी तो करंट ऐसे आ रहा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे ध्यान से, करंट I इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस। तो x माइनस 2/4, डरना नहीं है, प्लस x माइनस 2/4 दूसरे ब्रांच के लिए, यहां का पोटेंशियल x और इधर 2, तो डिफरेंस x माइनस 2/4 प्लस x माइनस 2/4 बराबर 0। x बराबर 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां का भी पोटेंशियल क्या है 2 और यहां का भी 2, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा, यहां भी कोई करंट नहीं होगा, यहां भी कोई करंट नहीं होगा, किसी ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। लेकिन इसको अच्छा ये रिड्यूस सर्किट है, हमको ओरिजिनल सर्किट पे भी एक बार चेक करना होगा। तो देखो इस यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मतलब इस 2 वोल्ट वाली से कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। उसका देखो ये 2 और 4 वाला तो ठीक ही है कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी करंट 0 है। और उसके बाद इसमें ये जो पूरा बचा हुआ ब्रांच है उस पूरे में करंट क्या है 0, मतलब इस पूरे में करंट क्या है 0, और यहाँ भी करंट 0 ही है। अरे इधर से भी कोई करंट नहीं आया, इधर से भी कोई करंट नहीं आया, तो इधर भी कोई करंट नहीं गया होगा, तो 0 गया, तो 0 इसमें 0 इसमें। ठीक है, हर ब्रांच में करंट आराम से बता दिए। अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात, सर आप x को बड़ा क्यों लिए, आप उल्टा करके लिख लो, बात हो जाएगा सेम। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। मान लो इसमें 2 को बड़ा मान लिए तो लिखोगे 2 माइनस एक्स, लेकिन ये 2 माइनस एक्स इंटर कर रहा, तो अगर आप बाहर जाने वाले को प्लस माने हो तो 2 माइनस एक्स को माइनस मानोगे, तो एक माइनस साइन आगे में आएगा, तो बात तो वही हो जाएगा। अरे देख लो, इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग गधे हो, हम समझा देते हैं फिर से। एक्स वाई आर किसको बड़ा मानना है, एक्स को बड़ा मानना है, तो इसमें करंट कैसे होगा, ऐसे, तो लिखोगे I बराबर एक्स माइनस वाई बाय आर। अमन बोला नहीं सर हम y को बड़ा मानेंगे, ठीक है, तो इसमें करंट हो जाएगा इधर, तो इसको I नहीं लिख के माइनस I लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको प्लस माने हो तो ये माइनस है, तो माइनस I बराबर y माइनस एक्स बटे आर। इक्वेशन दोनों सेम है, अगर किसी को अलग दिख रहा है तो बहुत बड़े वाले हो, मेरे लिए दोनों इक्वेशन सेम है, अगर किसी के लिए अलग अलग है तो वो बड़े वाले हो, समझदार होशियार हो, हटा के कोई दिक्कत। तो आई होप करंट के डायरेक्शन में ज्यादा पंगा आप नहीं करोगे। अरे किसी को बड़ा मान लो काम चलेगा, पता नहीं सर, है ना सर, आप बोले, आप समझे, आप लिखे, आप जानिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप में से किसी को पूछना चाहिए था लेकिन कोई पूछा नहीं, सर आप जो बाउंड्री बनाए हो वो रेसिस्टर को काटते हुए ही जाना चाहिए, ऐसा क्यों, कनेक्टिंग वायर को कट करके चला जाए तो क्या दिक्कत है, अगर कनेक्टिंग वायर को कट करे तो क्या दिक्कत है, कोई बता सकता है क्या। कनेक्टिंग वायर में करंट फ्लो नहीं करता, उनके कहने का है, आप बताओ। अरे हम बोले ना कि तीनों रेसिस्टर को काटते हुए एक बाउंड्री बनाए, तो आप बोलोगे सर रेसिस्टर ही क्यों, कनेक्टिंग वायर कट जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ, V इक्वल टू आई आर जो लगाओगे वो उस पर काम ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हो जाएगा V बराबर आई आर। अब ये मत सोचना कि रेसिस्टेंस 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, 0 बराबर I इंटू 0 से I डिटरमिन नहीं कर सकते हैं,
समझ में आया? 0 बराबर I इंटू 0 से I डिटरमिन नहीं कर सकते हैं तो कनेक्टिंग वायर को काटोगे तो वहां का करंट निकलेगा ही नहीं, कोई फायदा होने वाला है नहीं। समझ में आया? तो कनेक्टिंग वायर को काटने से कोई फायदा नहीं है। पता नहीं सर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। चल, पहला सिचुएशन दिया हुआ है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस मतलब अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट, ये देखो इसमें करंट सेम है ना, तो ये दोनों रेसिस्टेंस मिलके कितना बन जाएगा? तो करंट कितना आ जाएगा? जीरो। अबे बोला वोल्ट मीटर का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, तो ये बहुत छोटा रेसिस्टेंस प्लस बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा आएगा ना, आएगा। तो रेसिस्टेंस लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो करंट लगभग जीरो हो जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाता था अगर सर्किट में करंट जीरो। तो बोल रहा है कि जब वोल्ट मीटर लगा के नापा तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिया? 1.52। तो यही तो ईएमएफ हो गया, हो गया एक पार्ट खत्म। अब बोला नीचे का, अच्छा वो बोलो सर नीचे वाला बनाए क्यों नहीं? अबे वो तो स्विच खुला हुआ, वो तो सर्किट का हिस्सा भी नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पार्ट में उसको बंद किए तो अब सर्किट ऐसा दिखेगा। अब ध्यान से देखो, यहां से जो करंट चलेगा ये इधर नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे आएगा। कोई इसका लॉजिक बता सकता है? हम बोल रहे हैं कि यहां से जो करंट चलेगा वो सिर्फ ऐसे घूमेगा लूप में, इधर नहीं जाएगा। बिल्कुल, रेसिस्टेंस बहुत हाई है, अभी तुरंत बताया पैरेलल में अगर दो रास्ता मिले, जिधर रेसिस्टेंस ज्यादा हो तो उधर करंट कम होगा, जिधर रेसिस्टेंस कम हो उधर करंट ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उधर बहुत ज्यादा है तो उधर कोई करंट नहीं जाएगा, यानी इसमें आई करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आई 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 आई। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा? करंट दिया हुआ शायद रीडिंग 1 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E माइनस आई आर। अच्छा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, और वही रीड कर रहा है कितना? 1.45, यानी 1.45 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। 1.45 इज इक्वल टू 1.52 माइनस 1 इंटू रेसिस्टेंस कितना? इंटरनल रेसिस्टेंस, यही तो निकालना है R। तो R बराबर 0.07 आ रहा क्या? खत्म। किसी को समझ में नहीं आया? आ गया? अरे आ गया तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं। पक्का? अरे पक्का। तो पहला सिचुएशन में क्या था? नीचे वाला सर्किट खुला हुआ था तो उधर तो करंट जाएगा नहीं, और इधर चूंकि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लगा हुआ था तो करंट होगा नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। अब जब करंट, हम आपको बताएं कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर कब होता है? जब सर्किट में करंट जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1.52 है वही ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे सर्किट में जब जोड़ेंगे तो ठीक है, करंट इधर नहीं जाएगा, इधर तो जाएगा। अरे एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना, तो इधर जो करंट जाएगा करंट का वैल्यू दिया हुआ, एमीटर रीड कर रहा तो वो करंट हो गया, और वो करंट इसमें से पास करेगा तो इसके अक्रॉस डिफरेंस हो जाएगा V बराबर E माइनस आई आर, क्योंकि यहाँ पे ये सोर्स है, लोड नहीं है, तो E माइनस आई आर। और जो डिफरेंस इस टर्मिनल के अक्रॉस होगा वही तो यहाँ भी होगा पैरेलल में। गधा, अगर यहाँ लिखते हो V, यहाँ लिखते हो 0, तो ये भी 0, ये भी V, ये भी V, ये भी 0।
होगा। अब सब कनेक्टिंग वायर है, अजीब अजीब सवाल पूछता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, बैटरीज को कैसे जोड़ते हैं सीरीज या पैरेलल में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकालना याद है, रेसिस्टर में जैसे किए थे वैसे यहां भी है। मान लो एक सेल है E1, रेसिस्टेंस R1, दूसरा E2, रेसिस्टेंस R2। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसको हटा के हम सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहते हैं, सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। यहां पे बैटरी सीरीज में लगा हुआ, टर्मिनल से टर्मिनल जुड़ा हुआ, तो उसको बोलते हैं सीरीज में लगा हुआ। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका इक्विवेलेंट निकालना। तो आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कि इसको एक डब्बा में बंद कर दो भाई, बैटरी है तो इसको एक रेसिस्टर से जोड़ देते हैं बाहर, है ना, और इसमें करंट कितना आ गया मान लो I। तो इसको तभी बोलेंगे जब हम एक दूसरा बैटरी लें जिसको बोलते हैं ई इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, ई इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट। उसको जब इसी रेसिस्टर से जोड़ेंगे तो अगेन करंट कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। अरे होना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। करंट आई होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट बोलेंगे। चलो इसमें लूप लगाओ एक बार, तो -I R2 प्लस E2 -I R1 प्लस E1 बराबर, सॉरी -I बराबर 0। यहां तक में कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू IR। अरे लिख सकते हो। चलो दूसरे सर्किट में लगा फिर से, -IR इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट माइनस IR बराबर 0। तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट बराबर IR। ठीक है, कंपेयर करो तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहां से टॉपिक लिख लेना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2। ध्यान रखने का अगर किसी का पोलरिटी उल्टा हो तो साइन के साथ रखने का। जैसे कि इस डायरेक्शन को हम यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लेके चल रहे हैं ना, तभी तो इसमें प्लस और माइनस आया। तो इसमें जो बैटरी उल्टा रखा होगा उसको सही पोलरिटी के साथ रखना। अगर मान लो इसमें कोई ये बैटरी इधर रखा होता तो मेरे इक्विवेलेंट का उल्टा है ना, तो यहाँ माइनस साइन के साथ आ जाता है। ये ध्यान रखने का, पोलरिटी का ध्यान रखने का, हाँ, विथ प्रॉपर पोलरिटी। अच्छा I के साथ R इक्विवेलेंट है, यहाँ I के साथ जो भी है वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट आएगा मेरे सिंगल सेल का, वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब यही चीज अगर एक से ज्यादा सेल हो, मतलब यहाँ तो 2 सेल है, मान लो N सेल है, कितना, N सेल, तो उसके लिए E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, विथ प्रॉपर पोलरिटी। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अच्छा ये R सर्किट का रेसिस्टेंस है क्या, नहीं, इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। समझ में आया? अब बहुत आसानी से ऐसे ही मस्त लूप लगाने का प्रूफ हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। अगला लिखो ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल।
पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, इसका दो तरीका बताएंगे, एक तो वर्मा जी वाला मेथड और एक अगेंस्ट सर्किट वाला मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग जंक्शन रूल यूज करें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, E1 R1, ठीक है, E2 R2, ठीक है। इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ दो, ठीक है। इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, ठीक है, और यहां बाहर R लगा हुआ। अगर इसमें से करंट कितना आ रहा है? I, ठीक है, तो इसमें भी कितना आना चाहिए? I, तभी ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब वर्मा जी क्या किया, पहले हम वो बता देते, ये खुद से आप ट्राई करके आओगे, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक। वर्मा जी क्या किए हैं, वो बोले कि देखो इससे I1 करंट आया, कितना, इससे I2, तो ये I1 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सा जंक्शन रूल्स, अरे है ना। उसके बाद क्या करो आप, एक लूप ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, KVL लगाना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस I1 I2 इंटू R, इसमें कितना करंट है? I2, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं ना, तो माइनस I2 R2 प्लस E2 बराबर 0, एक। और दूसरा लूप ऐसे ले लो, ठीक है, दो अननोन है I1 I2, तो दो लूप चाहिए ना, अरे दो इक्वेशन चाहिए ना बेसिकली, तो दो KVL लगेगा। इसमें फिर ऐसे लिखोगे, अगेन इसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, यहां से शुरू करो, माइनस I1 प्लस I2 R, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फिर यहां माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर 0, दो इक्वेशन लिखोगे। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे, तो वैसे लिख लोगे लूप से और कंपेयर कर दोगे, कोई दिक्कत? कंपेयर करोगे तो आंसर आपका आएगा E इक्विवेलेंट E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अच्छा लूप यही दो ले जरूरी नहीं है, आप ये भी लूप लिख सकते हो, एक ये और एक इसके अंदर से, तब भी बनेगा। या एक लूप ऐसे भी लिख सकते हो, ये और दूसरा, तो एक दो तीन ही लूप तो बन रहा, तीन ही बने, तो कोई सा भी दो ले सकते हो, है ना। अरे समझ में आया, सिंपल सा फंडा है, एक क्लोज लूप में घूमोगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैट से सीख रहे हैं माइनस E.dl इन ए क्लोज लूप इज 0। पता नहीं सर, चलो क्या सर आप भी गंदी गंदी बातें करते हो, तो पुरानी बातें कौन याद रखता? ठीक है, E1 E2 R1 R2, ठीक।
इसमें देखो, इसमें हम लोग करंट अननोन माने थे और केवीएल लगाए थे। इसमें पोटेंशियल अननोन ले लो और केसीएल लगा दो, है ना। तो क्या करने का, देखो कहीं जीरो मान लो, यहां जीरो मान लेते हैं, यहां जीरो मानेंगे तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, E2। अच्छा, यहां E2 तो यहां भी E2, लेकिन यहां नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेसिस्टर है, कुछ ड्रॉप हुआ होगा। अच्छा, यहां जीरो माने तो इधर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रेसिस्टर है। अच्छा, ये E2 तो ये भी E2, ये भी E2, और इधर जाने पे घटेगा तो इस जगह का पोटेंशियल हो जाएगा, जल्दी बोलो, E2 माइनस E1। वेरी गुड। कैसे, अब घटेगा ना, तो E2 यहां का था और E1 से घट गया तो E2 माइनस E1, यहां का इधर का लिख सकते हैं क्या, नहीं, X। अब ध्यान से देखो, यहां भी X, हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया क्या, मिल गया, इसके अक्रॉस भी मिल गया, इसके अक्रॉस भी मिल गया, इसके अक्रॉस भी मिल गया। इस बाउंड्री से टोटल करंट 0, तो बाहर निकलने को मानोगे प्लस कि अंदर जाने को, बाहर निकलने को, यानी इसको बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये x, ये E2, x माइनस E2 बटे R प्लस x माइनस 0 R2 प्लस, अरे इससे निकला ना, सब में x बड़ा मान है तो इससे निकला, और इससे कितना निकलेगा, x माइनस यहां का पोटेंशियल बटे बराबर 0। तो एक ही अननोन है x, x के लिए सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा, हर ब्रांच का करंट मिल जाएगा तो नेट करंट मिल जाएगा, फिर इसमें लगा लेना, सॉल्व कर लेना, हमको पता है आपसे नहीं होगा, ठीक है, हम ही करेंगे, ठीक। चल, तो ये हो गया 2 के लिए। 2 से ज्यादा हो तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 एंड सो ऑन, और 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 एंड सो ऑन। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 एंड सो ऑन। पोलरिटी का ध्यान इसमें भी रखने का, अगर ये बैटरी उल्टा रखा हो तो माइनस के साथ रखिएगा। तो टेक केयर ऑफ पोलरिटी, टेक केयर ऑफ पोलरिटी। समझ में ना आ रही है कुछ भी, ठीक है, ट्राई करके आओगे पक्का। अब इसमें x निकालना है और वैसे ही बदलना, जैसे यहाँ E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का कुछ फॉर्मूला आएगा, फिर इधर से E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आएगा और दोनों को कंपेयर करोगे, वहां से E इक्विवेलेंट आएगा, फिर R इक्विवेलेंट आएगा। हाँ, बना के लाना, ठीक है, जो नहीं लाओगे बना के कॉपी में धो देंगे उसको परसों।